नमस्कार, मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी और आज हम बात करने वाले हैं मीडिया की। मीडिया को लेकर जो चर्चाएं चलती है, ये कहा जाता है कि मीडिया दो भागों में बंट चुका है। एक मीडिया वो है जो गोदी मीडिया है, सरकार की जेब में है। दूसरा मीडिया वो है जो सरकार के खिलाफ अ, लगातार लिखता रहता है। यानी एक तरफ मोदी मीडिया और दूसरी तरफ एंटी मोदी मीडिया। इस बारे में बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ एक जाने माने मीडिया विश्लेषक मौजूद हैं और उन्होंने बहुत सारा काम मीडिया के क्षेत्र में रिसर्च के रूप में किया है। आपका बहुत बहुत स्वागत है विनीत कुमार जी। आपका बहुत स्वागत शुक्रिया। है आपका। विनीत कुमार के बारे में परिचय देने की बहुत जरूरत नहीं है, क्योंकि विनीत कुमार दशकों से टेलीविजन देख रहे हैं, उसके कट्टर दर्शक हैं। अभी दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं। वे मीडिया विश्लेषक हैं, टीवी पैनलिस्ट हैं, लेखक हैं, स्तंभकार हैं, ब्लॉगर हैं। उनकी किताब है मंडी में मीडिया, जो उनके शोध के कारण काफी चर्चित रही है। एफएम चैनलों की भाषा पर उन्होंने एमफिल किया था, फिर आज तक से मीडिया का ककरा सीखा और जनमत न्यूज में पहली नौकरी की। इसके अलावा उन्हें कई फेलोशिप मिली है। निजी समाचार चैनलों की भाषा पर भी उन्होंने रिसर्च किया है। विनीत कुमार जी से हमारी बातचीत केंद्रित है टेलीविजन, दर्शक और पूर्वाग्रह पर। ये मुद्दा ऐसा है कि हम लगातार देख रहे हैं कि दर्शकों की आदतें लगातार बढ़ती जा रही है, बदलती जा रही है। और ऐसे में ये जानना बड़ा दिलचस्प है कि हमारे मीडिया में लोग क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं। विनीत जी, ये ऐसा क्यों है कि पूरा मीडिया दो भागों में बढ़ गया है और गोदी मीडिया कहा जाता है और एक कहलाता है अंधभक्त मीडिया, अंध विरोधी मीडिया। तो ऐसी स्थिति क्यों आ गई? आप तो बरसों से टीवी देखते हैं, टीवी के बड़े मतलब धार्मिक अनुशासन से आप टीवी देखते हैं, ये कहा जाता है। तो ये क्या बात है, ऐसा बहुत क्यों? बहुत बहुत सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश जी, इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। और हमारे तमाम दोस्तों और दर्शकों का शुक्रिया जो इस कार्यक्रम के जरिए हमसे जुड़ रहे हैं। ये ठीक 5 बजे का समय ऑफिस से समेटने और घर की तरफ लौटने का वक्त होता है, और बावजूद इसके आप हमसे जुड़े हैं, तो इसका मतलब है कि आप बहुत सारे दूसरे काम छोड़कर यहाँ होंगे। तो आपका बहुत आभार। अब आपके सवाल पर मैं आऊँ, और आप जो सामग्री के स्तर पर, कंटेंट के स्तर पर, जो मीडिया का रवैया, ट्रीटमेंट है, उसके स्तर पर ये कह रहे हैं कि मीडिया 2 हिस्सों में बँटा हुआ दिखाई दे रहा है। एक गोदी मीडिया और एक मोदी विरोधी मीडिया। लेकिन इसमें मैं 1-2 सवाल और जोड़ दूँ कि जो गोदी मीडिया है, वो भी इस देश के अंदर है, और जो मोदी विरोधी मीडिया है, वो भी इस देश के अंदर है। और जब मैं इस देश के अंदर है, तो इसमें 2 बातें शामिल कर रहा हूँ। एक तो ये कि वो संवैधानिक प्रावधानों के तहत ही आएगा, और दूसरी बात ये कि दोनों को बराबर से अपने बैलेंस शीट की चिंता होगी। यानी बैलेंस शीट को ताक पर रखकर कोई भी काम नहीं कर रहा है, ना तो मोदी के खिलाफ कोई खबरें दिखा रहा है, और ना मोदी के पक्ष में, या फिर उनके उनके आप कह सकते हैं कि बहुत ही अम, अम, माहौल बनाते हुए और एक चाटुकारिता की हद तक जाकर खबरों का प्रसारण या कार्यक्रमों की प्रस्तुति कर रहा है। ये कहानी या ये बात जानने के लिए प्रकाश जी, हमें 2021 से थोड़ा पीछे खसकना होगा। और आम तौर पर जो मीडिया को लेकर बात होती है, उसका एक लैंडमार्क 2014 बनाया गया है, जिसमें कि अ, बहुमत की सरकार बनती है, बीजेपी की सरकार बनती है, और नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। लेकिन मैं इस लैंडमार्क से थोड़ा और पीछे ले जाना चाहता हूँ, और वो ये कि 2008-9 का जो साल है, वो भारतीय मीडिया के लिहाज से, टेलीविज़न के लिहाज से महत्वपूर्ण है। ये वो दौर है जिसमें तेज़ी से, माने 9-10 तक आते-आते तेज़ी से मीडिया की साख, टेलीविज़न की साख मिट्टी में मिलनी शुरू होती है। और अ, भ्रष्टाचार विरोधी जो आंदोलन शुरू होता है, अन्ना आंदोलन जो शुरू होता है, उस समय स्थिति ऐसी आती है, जो 2G स्पेक्ट्रम और राडिया टेप का मामला आता है, कि उस वक़्त कारोबारी मीडिया को, समाचार चैनलों को
एक ऐसी एजेंसी की जरूरत होती है जो उसकी साख में लगे हुए बट्टे को डैमेज कंट्रोल कर सके, क्योंकि जितने बड़े चेहरे टेलीविजन के लगभग रहे हैं और धीरे धीरे सबकी घर वापसी हो रही है। मैं यदि नाम लेकर भी कहूँ तो वो प्रभु चावला हूँ, चाहे वो बरखा दत्त हूँ, एक हद तक नविका कुमार का भी जिक्र आया इसमें। ये सारे जो बड़े चेहरे टेलीविजन के, वीर सांघवी जो प्रिंट की दुनिया का बड़ा नाम है, इन सब के को लेकर सवाल उठे और इन सब को स्पष्टीकरण देना पड़ा। और टीवी टुडे नेटवर्क आज तक ने तो सीधी बात कर रहे प्रभु चावला को बहुत ही सीधा रास्ता दिखाया। ये सब कहानी हम जानते हैं। 2010-11 का वो दौर है जिसमें टेलीविजन के जितने बड़े चेहरे हैं, एक दो को, तीन को छोड़कर, वो सारे चेहरे उन सारे चेहरों पर सवाल उठते हैं और धीरे धीरे वो स्पष्टीकरण देते हैं और मीडिया संस्थान खुद भी उन्हें बाहर का रास्ता दिखाता है। लेकिन दिलचस्प है कि 2020-21 में वो सारे चेहरों की वापसी होती है, घर वापसी होती है उन्हीं मीडिया संस्थानों में, या वापस उसी मीडिया में आते हैं, या फिर यूट्यूब की तरफ जाते हैं, या यूट्यूबर बन रहे हैं। वो सारी कहानी है। लेकिन इसमें जो प्रमुख बात ये है वो ये कि 2010-11 का वो जो साल है, भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन का जो दौर है, उसमें सिर्फ राजनीतिक स्तर के भ्रष्टाचार को लेकर बातें नहीं हुई, बल्कि इस दौरान मीडिया की जो क्रेडिबिलिटी रही, जो साख रही, सबसे बड़ा सवाल वहां पर उठा। और बड़ी दिलचस्प बात है प्रकाश जी कि जैसे होता है ना कि दो भटके हुए रास्ते को एक दूसरे को दिखाते हैं, तो राजनीति में जो रास्ते तलाश रहे थे और मीडिया में जिनकी साख को बट्टा मिल गया और एक कंधा खोद रहे थे, वो दोनों मिल गए। और अभी हम बड़े ही दिलचस्प दौर में गुजर रहे हैं कि आप किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को, नेता को सीधे सीधे भ्रष्ट नहीं कह सकते। आप देखिए कि 7-8 साल में मीडिया का ऐसा सत्व, उसका एसेंस, उसका अर्क ऐसा निचोड़ा है इस राजनीतिक दल ने कि सबसे ज्यादा साख आज की तारीख में उन्हीं की है। मीडिया की साख तो गई, आप इसको दो हिस्सों में देख रहे हैं, लेकिन राजनेता को, राजनीतिक दल को आप ये नहीं कह सकते 2010-11 की तरह खुलेआम कि वो भ्रष्ट हैं। तो ये कहानी 2010-11 से शुरू होती है। 2014 जो है एक बड़ा पड़ाव है और वहां से चीजें धीरे धीरे बदलनी शुरू होती है। और जो दो हिस्सों में बटा हुआ मीडिया हमें दिखाई देता है, जो एक सत्ता के पक्ष में है और एक सत्ता के खिलाफ नजर आता है, मैं इसमें एक बात और सिर्फ जोड़ देना चाहता हूं कि इसमें एक बड़ा हिस्सा पूर्वाग्रह का भी है। हमारे सुनने वालों के सवाल भी आ रहे हैं, मैं एक एक करके सभी के सवाल का जवाब दूंगा। लेकिन एक काम करते हैं विनीत जी, हम एक काम करते हैं, पहले हम अपनी बातचीत कर लेते हैं जी बिल्कुल, और उसके बाद हम तब तक और सवाल भी आ जाएंगे, तब हम सीधे सीधे उनके सवालों के जवाब देंगे। हमारे दर्शकों से अनुरोध है कि वे अपने सवाल हमें भेज सकते हैं, हम उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन इस कार्यक्रम के उत्तरार्ध में चर्चा करेंगे। पहले हम अपनी बात, मुद्दे की बात विनीत जी कह लें, हमारी गुजारिश है। विनीत जी आप अपनी बात कहिए। तो 2014 के बाद लगभग 7 साल बीत गए हैं और बिल्कुल साफ दो ध्रुवों में बटा हुआ मीडिया हमें दिखाई दे रहा है। ऐसे ही जैसे कोई मतलब पक्ष और विपक्ष हम वाद विवाद प्रतियोगिता में या संसद में देखते हैं। इसमें मैं थोड़ी एक बात और जोड़ देना चाहता हूं कि ये जो स्पष्ट विभाजन हमें दिखाई देता है, खास तौर पर सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म से जब हम गुजरते हैं, क्या टेलीविजन पर भी ये स्पष्ट विभाजन है? क्या अखबारों में भी ये स्पष्ट विभाजन है? और बड़ी आश्वस्त होकर हम ये कह सकते हैं कि फला चैनल जो है वो प्रो गवर्नमेंट या प्रो मोदी है और फला चैनल एंटी गवर्नमेंट, एंटी मोदी है? मुझे इसमें थोड़ा रुक कर देखना होगा। और आप किसी भी चैनल का नाम लें, चूंकि मैं टीवी देखने का काम सिर्फ प्राइम टाइम में नहीं करता 7 से 10, और मैं कुछ खास कार्यक्रम को लेकर उसका फॉलोअर या फैन नहीं हूं। टेलीविजन मेरे लिए माध्यम है और मैं कभी भी टीवी देखता हूं, और मैं जब देखता हूं तो 24 घंटे का जो चैनल है, एक ही चैनल जो है उसका 24 घंटे का चरित्र अलग अलग होता है। यानी जिसे आप गोदी मीडिया कह रहे हैं, वो गोदी मीडिया हो सकता है बहुत दिन के समय हल्के से ये चटका के चला जाता हो उसी राजनीतिक दल को जिसकी शाम को जो है वो तुर्री बजाता हो, उसके नगाड़े ढोल पीटता हो, दिन के समय उसे हल्के से चटका के चला जाता। तो इसलिए ये हमें
एकदम जो ध्रुवीकरण दिखाई देता है वो इसलिए भी ज्यादा दिखाई देता है क्योंकि हम सोशल मीडिया के हवाले से सारी चीजें देख रहे हैं। प्रकाश जी, इसमें मैं एक चीज और जोड़ दूं कि क्या हम सच में टीवी देखकर बात कर रहे हैं या टीवी के क्लिप्स देखकर बात कर रहे हैं। मसला नहीं है कि आधे घंटे का जो एंकर के लिए एंकर आ रहा है, आधे घंटे का जो कार्यक्रम हो रहा है, हम उस पूरे कार्यक्रम को देखकर बात कर रहे हैं या फिर हम 2 मिनट, 1.5 मिनट, 1 मिनट की क्लिप देखकर बात कर रहे हैं। और मुझे लगता दिनेश जी, है आपको रोकना चाहूंगा। मैं आम अवधारणा की बात कर रहा हूँ। अवधारणा ये बन चुकी कि एबीपी न्यूज, आज तक, जी टीवी, न्यूज 18, ये सब जो है सरकार के भोंपू हैं। केवल एकमात्र चैनल है एनडीटीवी जो सरकार के खिलाफ खबरें दिखाता है। पहले जब लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी अलग अलग थे, तब राज्यसभा टीवी एक ऐसा चैनल था जो कई बार निष्पक्ष खबरें दिखाता था, उसकी खबरों की विश्वसनीयता थी। लेकिन अब वो भी संसद टीवी बन चुका है और कई लोगों को किनारे पर कर दिया गया है। ऐसे में ये अवधारणा क्यों बनी? इसके कारण क्या हो सकते हैं कि अवधारणा बनी कि ये चैनल तो गोदी मीडिया है, ये तो। अब आप किसान आंदोलन में देखिए, किसान आंदोलन में आंदोलनकारी किसानों के नेता मंच से नारा लगाते हैं और चैनल का नाम लेकर उसके रिपोर्टर को आने नहीं देते और भागने पर बाध्य कर देते हैं। तो ये अवधारणा क्यों बनी? देखिए, हम इस बात पर आगे आते, लेकिन अच्छा कि आपने यहीं इस बात को जोड़ दिया। ये अवधारणा कोई रातों रात बनी नहीं है और जो बातचीत हम पूर्वाग्रह को लेकर करने जा रहे हैं, ये पूर्वाग्रह भी रातों रात बना नहीं। ये पूर्वाग्रह दोनों तरफ से है। दर्शक के अपने पूर्वाग्रह हैं और चैनल के अपने पूर्वाग्रह हैं। प्रकाश जी, आपके सवाल को मैं इसके साथ जोड़कर आगे बढ़ाता हूं। चैनलों को इस बात का इत्मीनान अभी तक रहा है कि वो जो कुछ भी दिखा रहे हैं, दर्शक उसे देखेंगे, दर्शक उसे सच मानकर देखेंगे। क्योंकि लंबे समय तक टेलीविजन देखे जाने की ट्रेनिंग ये रही है कि टीवी पर जो कुछ भी दिखाया जाता है वो सच दिखाया जाता है। इसमें दूरदर्शन की अपनी साख की भूमिका है। और मैं एक और चैनल आज तक की चर्चा करूं जो बेमिसाल 20 साल के विज्ञापन के साथ हमारे बीच मौजूद है। उसमें 2004-5 में रॉयटर जैसी एजेंसी ने सर्वे कराया और बताया कि ये दूरदर्शन से भी ज्यादा भरोसेमंद और विश्वसनीय है। अब ये जो ऐतिहासिक तथ्य है, उस ऐतिहासिक तथ्य को चैनल आज भी पूर्वग्रह के तौर पर देख रहा है और ये मानकर चल रहा है कि इस देश की एक जो बड़ी आबादी और दर्शक हैं, पूरी तरह खबर के लिए, सूचना के लिए हम पर निर्भर है। इसे मैं पूर्वाग्रह मानता हूं। पूर्वाग्रह इसलिए है कि मौजूदा दौर के दर्शकों का एक बड़ा हिस्सा क्रॉस व्यूअरशिप पैटर्न पर टीवी देख रहा है। यानी यदि वो एक चैनल देख रहा है तो उसके साथ साथ वो व्हाट्सएप भी देख रहा है, वो फेसबुक भी चला रहा है, वो सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म से भी जुड़ा हुआ है। तो इसलिए इन चैनलों को लेकर जो पूर्वाग्रह बने हैं या जो धारणा बनी है वो हवा में नहीं बना। हवा में इसलिए नहीं बना है प्रकाश जी कि चलिए मैं मान लेता हूं कि इनकी कोई व्यावसायिक मजबूरी है, वो दिन रात सत्ता के पक्ष में अपनी बात करते हैं। लेकिन इन संपादकों के जो निजी ट्विटर हैंडल अकाउंट है, फेसबुक अकाउंट है, उस पर जाकर देखिए वो क्या कर रहे हैं। वो कर ये रहे हैं कि जिस तरह खबरों को लेकर के वो एक पक्षीय बाइस्ड होकर के चीजों को दिखा रहे हैं, उसी तरह से वो ट्वीट भी कर रहे हैं, उसी तरह से अपने पर्सनल अकाउंट से अपडेट भी कर रहे हैं। और इसलिए दर्शकों की धारणा धीरे धीरे ये मजबूत होने लगी है कि नहीं, ये मामला सिर्फ व्यवसाय का नहीं है। जैसे हम लोग 2010, 11, 12 तक करते रहे ना कि टीआरपी का खेल है जी, सबको टीआरपी चाहिए। अब तो टेलीविजन में टीआरपी नहीं रह गई। बावजूद इसका क्यों कर रहे हैं? टीआरपी जब नहीं है, व्यावसायिक दबाव नहीं है, तब तो आपको बहुत बेहतर काम करना चाहिए। नहीं, वो बेहतर काम नहीं कर रहे। इसका मतलब ये है कि ये जो धारणा दर्शकों की बनी है और उससे जो मजबूती मिली है, उसकी बड़ी वजह यह है कि जो टेलीविजन स्क्रीन पर वो दिखा रहे हैं, कल तक हम ये छूट देते थे कि हमारे जो मीडिया कर्मी, उनकी व्यावसायिक मजबूरी है, भाई घर चलाना होता है, ईएमआई पर सबने गाड़ी फ्लैट ले लिया होता। लेकिन ये जब ट्विटर और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी ये इस तरह के स्तुति गान की मुद्रा में होते हैं, तो दर्शकों की धारणा मजबूत बनती है या होती है। एक बात। दूसरी बात ये कि ये धारणा इसलिए भी मजबूत होती है कि बहुत साफ तौर पर जो खबरें गलत होती हैं, जिसमें कोई तथ्य नहीं होता, जो सीधे सीधे फेक न्यूज है, बावजूद इसके उसका वो पक्ष लेते हैं। आपने ठीक उदाहरण दिया 2000 के नोट वाला। इसके पहले भी मैं जाऊं तो 17,000 लोगों के निकाल देने का उत्तराखंड के तबाही के बीच। अभी मैं कल की घटना का एक उदाहरण देता हूं। आज तक चैनल पर किसानों के जो आंदोलन हुए, जो भारत बंद हुआ, उसे लेकर मैं अंजना ओम कश्यप का शो देख रहा था।
और उसमें का रिपोर्टर कह रहा है कि झारखंड में इस बंद का बहुत असर नहीं हुआ, और अंजना ओम कश्यप अपने रिपोर्टर की बात को, चूंकि हो सकता है वो फीड पहले से लग गए और अंजना जी कुछ और मिजाज के साथ आई हूं, वो कह रही हैं कि बंदी का कोई रिपोर्टर कह रहा है बंदी का कोई खास असर नहीं हुआ, और वो कह रही है बंदी का बहुत असर हुआ। माने 30 सेकंड के अंदर एक चैनल उसका रिपोर्टर जो कह रहा है उसको गलत, उसको एंकर करार दे रहा है। तो ये जो दोहरापन होता है, इसके कारण दर्शकों की धारणा को मजबूती मिलती है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है प्रकाश जी कि आप इन तमाम चैनलों को देख लें, चाहे एबीपी को देख लें, चाहे आज तक को देख लें। आज तक का एक और छोटा भाई पैदा हुआ है, द लल्लन टॉप, जो लंबे समय तक ये बताता रहा कि मैंने बताया नहीं कि वो किस मीडिया हाउस का है, और लोगों ने उसे एक स्वतंत्र निकाय के तौर पर देखा। अब उसका वर्जन देखिए, उसी का एक गुड न्यूज टुडे आया है, जीएनटी। इन सभी चैनलों पर आप देखेंगे तो एक ही सुर है, ऐसा कि जैसे कोई नेशनल सिलेबस जारी कर दिया गया हो। और आपके सवाल पर मैं आता हूं, जो आप कह रहे हैं कि ऐसा क्यों है, क्यों धारणा बनी है। ये धारणा इसलिए बनी है कि चैनलों के लिए तथ्य पीछे चले गए हैं। चैनलों के लिए महत्वपूर्ण हो गया नैरेटिव, कि वो नैरेटिव क्या सेट करते हैं, और जो वो नैरेटिव सेट करते हैं उसी के अनुसार वो खबरें और उसी के अनुसार विजुअल्स चलाते हैं। इसलिए धारणा को मजबूती इसलिए भी और ज्यादा मिल जाती है क्योंकि हमारे जो चैनल जिसकी चर्चा आपने की, वो नैरेटिव के हिसाब से चलते हैं, और एक बार नैरेटिव सेट कर दिया उसी को वो मजबूती देने के लिए काम करते हैं। अब 1 मिनट का मुझे समझ दें कि दूसरी तरफ जो खिलाफ दिखते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो खिलाफ दिखते हैं वो बाइज्ड होते हैं या नहीं होते, लेकिन अब जो बचा रह गया, यानी जो सहमत नहीं है, उस पर तो आए दिन लेबलिंग होंगे ही ना। जो कल तक पत्रकारिता का मूल्य रहा था, हमने क्या पढ़कर आए पत्रकारिता में, कि सरकार किसी की भी हो, कोई भी दल, राजनीति दल सत्ता में हो, हमें सत्ता से बराबर दूरी बनाते हुए विपक्ष की भूमिका में रहना है। यही कारण है कि सरकार और सत्ता से असहमत होने की स्थिति में आए दिन उस पर किसी न किसी तरह की लेबलिंग होती है। तो इसलिए आप मुझसे जब सवाल करेंगे गोदी मीडिया और सत्ता या सरकार के खिलाफ का मीडिया, तो मैं इसमें तीसरी बात कहूंगा कि ये सत्ता के खिलाफ और गोदी मीडिया हो जाने के बीच पत्रकारिता के कुछ अपने मूल्य, पत्रकारिता के कुछ अपने चरित्र, उसके कोड एंड एथिक्स है या नहीं। और इस दो तरह के ध्रुवीकरण का सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ है कि जो ग्रे एरिया है, जो कॉमन सेंस है, जो समझदारी की बात है, जो नागरिकता के सवाल हैं, जो नागरिकों के हक अधिकार, उसकी सुरक्षा की बात है, ये सारी बातें बहुत पीछे चली गई, और ये दोनों तरफ से बराबर का इसका नुकसान हो रहा है। मैं आपको रोकना चाहूंगा। अभी आपने अंजना ओम कश्यप की बात कही। अंजना ओम कश्यप जिस तरह वाशिंगटन डीसी में जाती हैं या यूएस जाती हैं, और हमारी डिप्लोमेट स्नेहा खरे के दफ्तर में या उनके होम ऑफिस में घुस जाती हैं और जैसी बात करती, जिस तरह अंजना ओम कश्यप वो एंकरिंग कर रही थी, और अफगानिस्तान में उसी चैनल का रिपोर्टर अपनी जान जोखिम में लेकर रिपोर्टिंग कर रहा था, लेकिन 1 मिनट भी नहीं लगा और उसकी बात काट दी गई। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। 2000 के नोट में चिप, मुसलमानों के फ्रिज में गोमांस है, सीएए में पाकिस्तान है, किसान आंदोलन में खालिस्तान है, और जेएनयू में देशद्रोही है। सुधीर चौधरी हो या अंजना ओम कश्यप, रजत शर्मा हो या रूबिका लियाकत, दीपक चौरसिया हो या अर्नब गोस्वामी, अमीश देवगन हो, ये सब लोग हर छोटी छोटी बात पे तो बहुत टिप्पणी करते हैं, लेकिन अडानी के पोर्ट में जो 3000 किलो बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थ मिलते हैं, कोई बात नहीं करते। इन महान चैनलों के पास आज तक दाऊद इब्राहिम का कोई एक ओरिजिनल फोटो नहीं है, लेकिन खबर ऐसे बताएंगे कि सीधे रॉ ने या पता नहीं सीबीआई क्या कहते केजीबी ने या सीआईए ने इनको खबर दी कि दाऊद इब्राहिम ये कर रहा है। तो ये जो कपोल कल्पना का क्षेत्र जिस तरह आजकल पत्रकारिता में घुस गया है, ये जो हमारे न्यूज एंकर हैं वो न्यूज एंकर नहीं बचे, अब न्यूज एंटरटेनर हो गए, और बाद में ये मजाक के विषय बनते हैं। तो इस बारे में ये क्यों नहीं सोचते? इनको लाखों तनख्वाह मिलती, किसी को 10 लाख तनख्वाह है, किसी की 25 लाख तनख्वाह है, साल भर के पैकेज 3-3 करोड़ के, 6-6 करोड़ के पैकेज है। तो ये अपने काम को गंभीरता से क्यों नहीं करते, जबकि इनको राष्ट्रपति से ज्यादा, प्रधानमंत्री से ज्यादा तनख्वाह मिलती है और जिम्मेदारी
सिफर है। प्रकाश जी, आपने इनके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया एंटरटेनर, और एंटरटेनमेंट करना बुरी बात नहीं है। बस ये है कि आप घोषित रूप से ये बता दें कि मेरा काम एंटरटेन करना ही है। मैं इससे आगे की बात कह रहा हूँ और पूरी जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूँ। मैं किसी पर किन्हीं एंकरों पर कोई लेबलिंग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो गतिविधि, जो रवैया, जो भाषा, जो प्रस्तुति है, वो किसी खलनायक के बहुत करीब जाती है। और किसके किसके लिए वो खलनायक है? इसी देश के नागरिकों के लिए, इसी देश के सब्सक्राइबर के लिए, इसी देश के उन उपभोक्ता के लिए जो 25 रुपये 30 रुपये देकर केबल रिचार्ज कराते हैं, डिस्क का कनेक्शन लेते हैं, नेटवर्क, यानी कि जो आपको देखने के लिए पैसे खर्च कर रहा है, जो आपको देखने के लिए एफर्ट लगा रहा है, आप उसी के खिलाफ जा रहे हैं। और आप जो एंटरटेनर शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं उससे आगे बढ़कर ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ये दरअसल लोकतंत्र के खिलाफ खड़े होकर काम कर, उन संवैधानिक प्रावधानों और संवैधानिक जो निर्देश हैं उसके खिलाफ जाकर काम कर रहे हैं। आपने अभी अर्नब गोस्वामी की चर्चा की, पिछले सप्ताह ही मैंने प्राइम टाइम में इस पर बात की कि जो जहां वो जिस काबुल में वो 5 मंजिला इमारत की बात कर रहे थे और कह रहे थे कि वहां पर पाकिस्तान के जो आर्मी ऑफिसर है वो बैठकर मीटिंग कर रहे हैं, और मैं बता रहा हूं, मेरे सोर्स कह रहे हैं कि वहां लंच क्या सर्व होगा, डिनर क्या सर्व होगा, सारी जानकारी थी अर्नब गोस्वामी। बाद में पीटीआई के स्पोक्स पर्सन ने आकर कह दिया कि जनाब ये 5 मंजिल तो यहाँ मंजिला इमारत नहीं है, वहां तो सिर्फ 2 ही मंजिल है। ये आलम है। अब आप कहेंगे, देखिए, जब हम इंटरटेनर कह देते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, उन पर मीम बनाते हैं, उससे उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। उससे उनको बल्कि बाकायदा उनकी और पब्लिसिटी बढ़ती है, उनका बाकायदा डिजिटल स्पेस और घेरते हैं, क्योंकि ये जो दौर है प्रकाश जी, ये समर्थक पैदा करने का दौर है। ये जितने ज्यादा फॉलोअर्स पैदा करेंगे या जितने ज्यादा आप अपने विजिटर्स पैदा करेंगे, उतना ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। इसलिए उन्हें इस बात से, और जब हम ट्विटर पर, जब हम फेसबुक पर इनका मजाक बनाते हैं, इन पर मीम शेयर करते हैं, तो इन्हें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बल्कि ये होता है ना कि लव मी और हेट मी बट डोंट इग्नोर मी, ये जो जनपद के टी शर्ट पर लिखा रहता है। तो उनको इस बात फर्क नहीं पड़ता कि आप उनका मजाक उड़ा रहे हैं, आप उनका मीम शेयर कर रहे हैं। फर्क इस बात से पड़ेगा कि आप उनको जो डिस्क्रेडिट कर रहे हैं, उनका प्रोफेशनल पनिशमेंट क्या है। 4 दिन 3 दिन अंजना ओम कश्यप ने लगातार एक तरह से फेक न्यूज दिखाया, लगातार एक जो आपने नेहा दुबे का हवाला दिया, उसमें सबसे बड़ा नुकसान दर्शक का क्या है? दर्शक आज दिन तक ये समझ नहीं पाया कि जो राजनयिक होते हैं उनके साथ व्यवहार कैसे किया जाता है, क्या उनके प्रोटोकॉल्स होते हैं, उनसे मिलने का, उनसे बात करने का क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं। ये कोई कैंटीन में बैठे हुए थे जो आप कंधे पर हाथ रख के बात कर लेंगे। इससे होता क्या है कि हमारा सिविक सेंस टेलीविजन से विकसित नहीं हो पाता। आप याद कीजिए दूरदर्शन का समय, जिसमें एक एक बात को लेकर, सरकार को छोड़ दीजिए, दूरदर्शन एक एक बात को लेकर बताता था कि आपके मैनर्स क्या होने चाहिए। टेलीविजन, दूरदर्शन का एक लंबा इतिहास है जो यहाँ के नागरिकों को मैनर्स, तरीका, तहजीब बताता है। क्या आप इन चैनलों से कोई तरीका, मैनर्स, तहजीब सीख सकते हैं? राजनयिक से ऐसे बात करते हैं, उनके कमरे में ऐसे घुसते हैं, कंधे पर हाथ रखने की कोशिश करते हैं। ये जरूर है कि उनकी बेइज्जती की गई और उन्हें कहा गया आप बाहर जाइए, तो हमें जो इनके विरोधी हैं, असहमत, उनको बड़ा मजा आया। लेकिन मैं एक टेलीविजन के दर्शक होने के नाते और इस देश के नागरिक होने के नाते अफसोस जाहिर करता हूं कि देश का जो सबसे बड़ा कहे जाने वाला चैनल, नंबर 1 कहे जाने वाला चैनल, उसकी स्टार एंकर पूरी दुनिया के सामने उनकी ऐसी भद पिटती है कि ये मैसेज जाता है कि इनके पास सलीका नहीं है, मैनर्स नहीं है। अब इसमें एक बात और मैं जोड़ देता हूं, ये ओवर कॉन्फिडेंस आता कहां से है? ये जरूरत से ज्यादा का आत्मविश्वास कहां से आता है कि आप किसी राजनयिक ऐसे व्यक्ति के कंधा छू देंगे, हाथ छू देंगे, बगल में जाकर खड़े हो जाएंगे? कहां से आता है? ये यहां से आता है कि मैं दुनिया के लिए मीडिया कर्मी हूं, लेकिन मैं सत्ताधारी दल का समर्थक हूं, और इस कारण मेरा कोई बाल बांका नहीं हो सकता। जिस दिन यह संदेश जाए कि नागरिक समाज में नागरिक की प्राथमिकता है और नागरिक अपने ढंग से मीडिया कर्मी को डिस्क्रेडिट कर सकता है और उस पर व्यावसायिक तौर पर उसके सजा मुकर्रर होगी, उस दिन इस तरह की हरकतें बंद हो जाए। क्या चैनल की तरफ से कोई स्पष्टीकरण आया?
कि हमारे हमारे जर्नलिस्ट ने, हमारे पत्रकार ने जो व्यवहार किया वो अनुचित था, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए? नहीं आएगा भी नहीं। और मुझे सबसे ज्यादा अफसोस है कि इन सारी कवायद में हम मैनर्स, मैटर्स, नागरिकता का सवाल, तहजीब, तरीका सब भूल गए। विनीत जी, पहले अखबार आते थे और हम लोग अखबार का एक एक शब्द पढ़ डालते थे, प्रिंट लाइन से लेकर उसका टेलीफोन नंबर तक पढ़ लेते थे। फिर जब दूरदर्शन आया तो दूरदर्शन की खबरें हम पूरे ध्यान से देखते थे। उसके बाद 24 घंटे के चैनल आ गए जिन्हें देखना बड़ी सदा जैसा लगने लगा, क्योंकि 24 घंटे में से कई खबरें रिपीट करते थे। हमारे जिस तरह अखबार पढ़ने का तरीका बदला, उसी तरह टेलीविजन देखने का तरीका भी बदल गया, रेडियो सुनने का तरीका भी बदला। तो ये बदलाव आप कैसे रेखांकित करते हैं? टेलीविजन देखने का तरीका कैसे बदला, रेडियो सुनने का तरीका कैसे बदला, इस बारे में कुछ बताइए। देखिए, अभी तक हम जब टेलीविजन और रेडियो पर, माने खबरिया चैनलों पर, न्यूज चैनलों पर बात करते हैं, तो अभी तक हमारे उसके विश्लेषण करने का तरीका नहीं बदला है। हम दर्शक पर के सिरे से जब भी बात करते हैं तो हम बहुत ही आदर्श स्थिति में बात करते हैं। आदर्श स्थिति में ये बात करते हैं कि हम ये समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि हमारा दर्शक भीतर से कितना बदला है। हम इसकी व्यावसायिकता पर हर साल फिक्की केपीएमजी की मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री रिपोर्ट आती है, प्राइस वाटर कूपर्स की रिपोर्ट आती है, गूगल की रिपोर्ट आनी शुरू हो गई है। लेकिन इस पर आप मुझे बताइए प्रकाश जी, क्या कोई रिपोर्ट आती है कि हमारे दर्शकों का, यानी ऑडियंस बिहेवियर कैसा बदला है? इस पर कोई शोध होता है? सरकार की तरफ से भी कोई शोध या सार्वजनिक संस्थान की तरफ से शोध होते हैं कि ऑडियंस के तौर पर व्यवहार कैसा बदला है? नहीं होता, क्योंकि इस तरह का शोध का जो सवाल है वो सोशियोलॉजी से, समाज विज्ञान से जुड़ा हुआ सवाल है, जिसमें लागत है, खर्च और बड़ी मशक्कत है। मैं जहां से टेलीविजन देखे जाने की बदलने के पैटर्न की बात करते हूं, वो ये कि दूरदर्शन जब आया तो लंबे समय तक माध्यम से जुड़ने का मसला प्रमुख था, ना कि कंटेंट। सामग्री दूसरी चीज थी। यही कारण है कि मैंने पूरे जीवन में कभी खेती नहीं की। मेरे पूरे घर परिवार के लोगों ने कभी खेती नहीं की, लेकिन कृषि दर्शन का मैं एक नियमित दर्शक रहा हूं। हमारे घर वाले उसके नियमित दर्शक रहे। तो दूरदर्शन ने और रेडियो ने किया ये क्या कि माध्यम से हमें जोड़ा, टीवी एंड रेडियो एज ए मीडियम, और लंबे समय तक हमारे जो दर्शक और श्रोता रहे वो माध्यम से जुड़े रहे। यही कारण है कि हमने सैनिकों पर आने वाले कार्यक्रम, सरहद के पार सैनिकों पर आने वाले कार्यक्रम को भी देखा, हम हवा महल को भी सुनते रहे, हम कृषि दर्शन भी देखते रहे, हम अंताक्षरी भी देखते रहे, रामायण के दर्शक भी हम ही रहे, महाभारत के भी दर्शक हम ही रहे, मिर्जा गालिब के भी दर्शक हम ही रहे। यानी जो सेकुलर इंडिया या धर्मनिरपेक्ष भारत कहते हैं, विविधताओं में, अनेकताओं में एकता वाले भारत की बात करते हैं, दर्शक के तौर पर हम भी उसी तरह से बने। हमने प्रकाश जी 10 ऐसे कार्यक्रम देखे जिसका दूर दूर तक हमें उससे कोई लेना देना नहीं। मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं कि भिंडी की खेती कैसे की जाती है, लौकी की खेती के लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए, लेकिन हमने उन कार्यक्रमों को देखा क्योंकि हम अपने को एक दर्शक के रूप में नर्चर कर रहे थे, दर्शक के रूप में विकसित कर रहे थे। रेडियो पर हमने पूरे हिंदुस्तान में इस फरमाइशी गीत सुने। अब मुझे क्या लेना देना है बगोदर से, बलिया से, बक्सर से, उधर मुरैना से, जौनपुर से किसको कौन सा गाना सुनना है, लेकिन हमने वो सब सुना क्योंकि इसके जरिए हम न केवल विचार के स्तर पर बल्कि जीवन, व्यवहार और मनोरंजन के स्तर पर भी उस भारत के साथ जी रहे थे। निजी समाचार चैनलों का जो दौर शुरू हुआ और जो हमने फरमाइशी न्यूज, जैसे हम फरमाइशी गीत सुनते थे ना, अब फरमाइशी न्यूज और फरमाइशी कार्यक्रम जो पेश कर रहे हैं चैनल, चाहे वो डीएनए की शक्ल में कर रहे हो, चाहे प्राइम टाइम की शक्ल में कर रहे हो, चाहे ताल ठोक कर रहे हो, चाहे वो टक्कर की शक्ल में कर रहे हो, तो ये जो हम कैफे के मेन्यू की तरह जो हमें खबरें और उससे जुड़े कार्यक्रम सर्व हो रहे हैं ना, उससे दर्शक का जो मिजाज है और दर्शक का जो माइंड सेट है वो तेजी से बदलता है। मैं कहूंगा कि एक हद तक वो डिस्टॉर्ट भी होता है, टूटता भी है, और सब उस स्क्रीन के अपने अपने खित्ते और अपने अपने मिजाज के हिसाब से चीजें देखने लगे। ये भी बुरा नहीं है। आपको लाल पसंद है, मुझे हरा पसंद है, किसी को पीला पसंद है, पहनिए अपने अपने पसंद के कपड़े और पोशाक। दिक्कत वहां से शुरू हो जाती है
कि ये काला कैसे पहन सकता है, ये हरा कैसे पहन सकता है, ये पीला कैसे पहन सकता है। दूरदर्शन और रेडियो की सबसे बड़ी भूमिका है विविध आवाजों, अंदाजों, मिजाज और संस्कृति के जो अलग अलग रंग और रूप हैं उसको सब समाहित किया। निजी चैनलों ने इन विविधताओं को पहले पसंद के स्तर पर तोड़ा, मिजाज के स्तर पर तोड़ा, और अब इस हमसे जो असहमत है, हमारी जो पसंद का नहीं है, उसे दुश्मन के रूप में करार देने का काम किया। इसलिए आप देखते होंगे कि हमारा चैनल रोज एक नए दुश्मन की तलाश में है। और वो दुश्मन कौन है? जो हमारे नैरेटिव, जो हमारा सिलेबस सेट किया हुआ है, उससे जो अलग है वो हमारा दुश्मन है। इसलिए कल कन्हैया कुमार और जेएनयू दुश्मन हो जाएगा, आज कांग्रेस और वही कन्हैया कुमार दुश्मन हो जाएगा, हो सकता है कल कन्हैया कुमार दोस्त हो जाएगा। इसलिए कि हम जो मिलान कर रहे हैं, यानी हमारा जो चैनल मिलान कर रहा है, वो अपने नैरेटिव से कर रहा है। इसमें दर्शक की भूमिका ये हुई और दर्शक बदलने तब शुरू हुए कि शुरुआत में उन्हें अच्छा लगा कि उनके पसंद के हिसाब से, उनके समय के हिसाब से। आपको याद है जब ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन देखते थे और मच्छर जैसे भिन-भिनाते थे, प्रसारण बंद होता था, रंगीन टीवी में पट्टी आती थी, हम चुपचाप बैठे होते थे। अब ये नौबत नहीं आई, अब हम 24 घंटे कभी भी देख सकते हैं खबर, और सिर्फ खबर नहीं बल्कि देश दुनिया का कोई भी कार्यक्रम देख सकते हैं। ये शुरुआत में जो टीवी चैनलों ने सुविधा के तौर पर हमें उपलब्ध कराया, अब यही टेलीविजन चैनल विविधता में जो हमसे असहमत है उसे दुश्मन बनाने और दुश्मन की मानसिकता के तौर पर खड़ा करने का काम कर रहा है। नतीजा ये हो रहा है कि हम सब कुछ कर रहे हैं इसी हिंदुस्तान में बैठकर, लेकिन इसी हिंदुस्तान में हम रोज एक नए दुश्मन की तलाश में हैं। क्या होता है जब आप देखते हैं टेलीविजन चैनल पर, एनडीटीवी पर रवीश कुमार जैसे व्यक्ति आते हैं और शान से कहते हैं कि मैं टेलीविजन नहीं देखता, टेलीविजन देखने का कोई मतलब नहीं है। जब आप टेलीविजन में नौकरी करते हैं, आप अपने कार्यक्रम लाखों लोगों तक पहुंचाते हैं, इसके बाद भी आप ब्लॉग लिखते हैं, आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं और टीवी चैनलों के खिलाफ ऐसा बयान देते हैं, तो क्या ये रवीश कुमार का मोह भंग है? क्या ये रवीश कुमार का मोह भंग है टीवी चैनल से, या वो बता रहे हैं कि टीवी चैनल वास्तव में बेईमानी हो गए, उन्हें देखने की कोई जरूरत नहीं है, टीवी चैनल एक फालतू की वस्तु है, हमारा टाइम बर्बाद करने की मशीन है? आप इस पूरी बात को, इस पूरे मुद्दे को कैसे देखते हैं? देखिए, रवीश बहुत खुलेआम, सरेआम और सार्वजनिक तौर पर कई बार कहते हैं टीवी मत देखिए, मुझे ही मत देखिए। अब इस पर तो विशेष रूप से उनसे बात की जा सकती है, लेकिन एक दर्शक के तौर पर मैं उनकी कही हुई बात को जिस रूप में ग्रहण करता हूँ, रिसीव करता हूँ, वो ये कि वो एक कष्ट में, वो पीड़ा में है, वो पीड़ा में, वो तकलीफ में कही हुई बात है। कहने को तो सुधीर चौधरी ने भी 1-2 बार कहा कि टीवी मत देखिए, लेकिन जो जिस माध्यम के लिए काम करता है और वो कह रहा है कि आप टीवी मत देखिए, इसका मतलब ये है कि वो आप में एक डाउट पैदा कर रहा है, एक शक पैदा कर रहा है, एक सवाल पैदा कर रहा है कि आप जो टीवी देख रहे हैं, आप अपने से सवाल कीजिए कि आप क्यों देख रहे हैं। मुझसे ये सवाल किया जाएगा कि टीवी क्यों देखना चाहिए, तो मैं टीवी इसलिए देखता हूं प्रकाश जी, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं टीवी देखते हुए टीवी में काम करने वाले जो लोग खुशफहमी के शिकार हैं कि दुनिया उनके हिसाब से चलती है, मैं एक दबाव बनाए रखता हूं। ये उसी तरह से जैसे सरकारी बस ट्रेन में बैठ के मैं दबाव बनाए रखता हूं कि भैया हम बैठे हुए हैं, हम जिस दिन ये जमीन, हम जिस दिन ये स्पेस छोड़ देंगे, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, हम बने हम नागरिक। लेकिन ये बात सिर्फ रवीश की नहीं है, बल्कि दुनिया भर में इस सिरे से चर्चा, इस सिरे से विमर्श शुरू हो गया है कि टेलीविजन नहीं देखना चाहिए, समाचारों से दूर रहना चाहिए। मेरे पास एक किताब है जो मैं इस बातचीत में शामिल करना चाहता हूँ, स्टॉप रीडिंग द न्यूज, रॉल्फ डॉबली की किताब है, और इसमें बड़ी विस्तार से बताते हैं, छोटे छोटे अध्याय हैं 35, कि टीवी और खबरों की दुनिया में लगातार रहने से क्या नुकसान हो सकते हैं। एक खास तरह के नैरेटिव होते हैं, उस खास तरह के नैरेटिव में आप हताशा की तरफ जाते हैं और आप एक समय के बाद अवसाद में भी जा सकते हैं। और उसका पैटर्न क्या है, मैं एक उदाहरण देता हूं। मान लिया जाए इस देश में, या देश, कुछ दुनिया के किसी भी देश में एक पुल है जो कि गिर गया, क्या बात होनी चाहिए?
पुल के निर्माण, उसकी गड़बड़ियां, उसके ठेके, उसके पूरे किए जाने की शर्तों पर बात होनी चाहिए। बात किस पर होती है? कौन गिरा, कैसे गिरा, कहां का था, और सारी कहानी उस तरफ जाती है। यूपीएससी का परिणाम आया है, क्या बात होनी चाहिए कि यूपीएससी की तरह बाकी परीक्षाओं के परिणाम इतने नियमित क्यों नहीं है, इतने नियमित ढंग से परीक्षाएं और नियुक्तियां क्यों नहीं होती? क्या बात हो रही है कि कोई जो है वो खैनी बेच रहा था, उसका लड़का जो है वो यूपीएससी क्वालिफाई कर गया, अब उसको स्टार बॉय बनाओ, पोस्टर बॉय बनाए। कोई लॉकडाउन में जो है बिहार से दिल्ली आके तैयारी की, बड़ी जद्दोजहद किया, यूपीएससी क्वालिफाई कर गया। यानी कि आप सारी चीजों को जो तथ्यात्मक होनी चाहिए उसको मेलोड्रामा में बदलते हैं, और मेलोड्रामा में इस डर से बदलते हैं कि भाई कहीं हमारा न्यूज चैनल देखने के बजाय कोई पवित्र रिश्ता ना देखने लग जाए, कुंडली कसौटी, बिग बॉस ना देखने लग जाए। तो ये न्यूज चैनल जो ये सारे कारनामे कर रहे हैं, एक तरफ तो उनका इंक्लिनेशन राजनीतिक दल से है, सत्ताधारी दल से। और जब मैं सत्ताधारी दल कहता हूं तो केंद्र और राज्य में कहानी बदल जाती है। मतलब केंद्र में अगर सत्ताधारी है तो उसके लिए अलग दल है, और राजस्थान में सत्ताधारी तो उसका अलग दल है। लेकिन दूसरा खतरा और दूसरी जो उनको इनसिक्योरिटी या सुरक्षा है, तो इस बात को लेकर भी है कि कहीं जो है वो हमारा लड़का जो है वो डोरेमोन, पोकेमोन की तरफ ना शिफ्ट कर जाए, कार्टून नेटवर्क ना देखने लग जाए, या फिर हमारे यहाँ सास बहू सीरियल ना देखने लग जाए। तो ये सारे खतरे जो हैं वो सब न्यूज के कंटेंट में लाकर देखते हैं। और आप देखिए, जितना मेलोड्रामा आपको सास बहू सीरियलों में है, उतना मेलोड्रामा आपके प्राइम टाइम की खबरों में है, माने तथा कथित खबर दिखाए जाने वाली सामग्री में। तो इसलिए टीवी नहीं देखना चाहिए। जो बात कही जाती है उसकी दो वजह है। एक वजह तो ये है कि ये खींच में कही गई बात, और दूसरी वजह ये है कि धीरे धीरे ये आपको अवसाद की तरफ ले जाता है, ये आपको मनोरोगी बना देगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि टीवी मत देखो, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि टीवी आपको एक स्तर पर मनोरोगी बनाएगा, और मनोरोगी इसलिए बनाएगा कि आपकी दुनिया को इतना संकुचित कर देगा कि आपसे जो व्यक्ति थोड़ा भी असहमत है, जो आपसे अलग राय रखता है, आप उससे सुनना ही नहीं चाहो। एंटी वुमेन चलता फिरता मशीन आप बनोगे, और आप में अपने से अलग और असहमत लोगों को बर्दाश्त करने की आपकी क्षमता बहुत घट जाएगी। ऐसी बातें तो सोशल मीडिया के बारे में भी कही जाती है कि फेसबुक कैसे छोड़ें, ट्विटर कैसे छोड़ें, ब्लॉगिंग कैसे छोड़ें, इससे मुक्त रहिए, ये सब बातें कही जाती है। दूसरी तरफ एक और बात है कि कई बड़े बड़े दिग्गज पत्रकार चैनल को छोड़ने के बाद या चैनल से छूटने के बाद उन्होंने अपने सोशल मीडिया चैनल शुरू किए, उन्होंने यूट्यूब पर अपने चैनल शुरू किए, और एक पैरेलल संसार उन्होंने टीवी चैनलों के सामने खड़ा कर दिया। उस समानांतर सरकार में कई ऐसे पत्रकार हैं जिनकी विश्वसनीयता बहुत ज्यादा है। वहां भी पूरा वर्ग दो भागों में बटा है, पक्ष में और विपक्ष में। और वहां उस मीडिया में तो ये कहा जाता है कि अगर आप किसी एक की तरफ नहीं है तो आपका कोई अस्तित्व नहीं है। ये मेरा सवाल है, और हमारे साथ बहुत सारे दर्शकों के सवाल आए हैं। इसके जवाब के बाद में कुछ दर्शकों की ओर रूबरू होना चाहूंगा। जी प्रकाश जी, आप से मैंने बहुत कुछ सीखा है ब्लॉगिंग की दुनिया के, और मैं अपने सुनने वाले दर्शकों को, श्रोताओं को बताऊं कि प्रकाश जी हमारे बीच उन लोगों में से हैं जिन्होंने, जिनके जरिए, जिनसे किसी न किसी तरह सीख कर हम सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आए। और इस बात का हवाला मैं इसलिए दे रहा हूं प्रकाश जी कि आप देखिए, जो शुरुआती दौर में जो डिजिटल स्पेस या सोशल मीडिया की जो दुनिया थी, वो हम अपने मुख्य काम से ऊब जाते थे। यानी मन का काम जब हम नहीं कर पाते थे ऑफिस दफ्तर में पढ़ाई के दौरान, तो वो सारी बातें कॉमिक रिलीफ के लिए, राहत के लिए हम करते थे। और जो जगह, जो ठिकाना राहत का था, वही हमारे काम की जगह हो गई। और आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरह से हमारा कारोबारी मीडिया दो ध्रुवों में बट गया है, उसी तरह से तथाकथित वैकल्पिक मीडिया, सरोकारी पत्रकारिता दो ध्रुवों में बटा है। हर तीसरा चौथा व्यक्ति बात करने के साथ मुझे बताता है कि मेरे पेज के इतने व्यूअर्स हैं, इतने लाइक्स आते हैं, इतने हिट्स हैं। मैं अफसोस जाहिर करते हुए कहता हूं कि संख्या के खेल में आप भी फंस गए ना जनाब। जिनको 50,000 देख लिया जाता है, जिनके यूट्यूब के सब्सक्राइबर 50,000 हो जाते हैं, वो उसको नगाड़ी की तरह पीटते हैं। यानी कि जिसको 5 लोगों ने पढ़ा, 10 लोगों ने पढ़ा, 50 लोगों ने पढ़ा, आप उनकी नोटिस में नहीं है। तो आप जो अल्पसंख्यकों को लेकर राजनीति और अधिकार की बात करते हैं प्लेटफॉर्म के स्तर पर, तो आप वहीं आकर खड़े हो गए।
जिस हाशिए के समाज की बात करते हैं, इस संख्या वाले खेल में तो आप उस हाशिए की बात नहीं कर रहे। यानी जो 5 जिसके लाइक्स आ रहे हैं, 15 जिसके लाइक्स आ रहे हैं, वो आपके नोटिस में नहीं है। आपके सारे रेफरेंस हो रहे हैं 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, और उसको नगाड़े की तरफ पीट रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो सोशल मीडिया का ध्रुवीकरण हुआ, 2 खित्ते में बटा है, ब्लू टिक वाले, बहुत लाइक्स वाले, कम लाइक्स वाले, बिना ब्लू टिक वाले, ये भी उतना ही घातक है। जो टीआरपी का दबाव हम झेलते रहे न्यूज रूम में, वही दबाव हम यहाँ लाइक्स, हिट्स और शेयर का हम देखते हैं। और इन दोनों स्थितियों में कंटेंट जो है, जो सामग्री है, वो धीरे धीरे हमारा पीछे खिसक रहा है। हम जिस असहमति के साथ यूट्यूब की दुनिया में आए हैं, सोशल मीडिया की दुनिया में आए हैं, हम वहां एक नए किस्म की बादशाहत खड़ा कर रहे हैं। और उस बादशाहत में हाशिए की जो आवाजें हैं, जिनको कम, हाशिए की आवाज में डिजिटल स्पेस पर कह रहा हूं, तो जिनको कम पढ़ा जाता है, जिनके लाइक्स कम आते हैं, आप उसे उतना ही नजरअंदाज करते हैं जैसे असल जिंदगी में सत्ताधारी दल कर रहे हैं। तो यहां पर वैचारिक स्तर पर तो आप फ्लॉप हो जा रहे हैं। इसलिए आपने जो बातें कही है वो ये कि मैं अपील की शक्ल में, अपील के अंदाज में तमाम सुनने वाले से कहूंगा, मत पड़िए इस लाइक सीट्स के चक्कर में। आप एकदम भस्मासुर हो जाएंगे, आप खत्म हो जाएंगे भीतर से। आपकी सारी पढ़ाई लिखाई, ट्रेनिंग, अध्ययन, एकेडमिक सब पीछे चला जाएगा। आप गली मोहल्ले में हाक लगाते फिरने वाले में से हो जाएंगे। और मैं इसे कोई डिमीन करके नहीं कह रहा हूं, बल्कि इसलिए कर रहा हूं कि आपको हर दूसरा तीसरा व्यक्ति एक लाइक्स और सब्सक्राइबर दिखे, और आप मानवीय संबंधों को, संवेदना की जमीन को, संपर्क को बहुत पीछे देखेंगे। आप बिल्कुल गला काट प्रतिस्पर्धा में उसी तरह से जाएंगे जैसे न्यूज रूम को लेकर आपकी शिकायत रही। और ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि न्यूज रूम में बहुत कम लोग इस फोबिया के और इस डर के शिकार हुए। यहाँ हर कोई दूसरा तीसरा यूट्यूबर बन रहा है, सोशल मीडिया पर आ रहा है, तो ये बीमारी की तरह, महामारी की तरह फैलेगा। इसलिए मैं कहूंगा, अपील की शक्ल में, कंटेंट की तरफ वापस आइए। और मुझे प्रकाश जी इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि आपसे जो मैं बातचीत कर रहा हूं उसको कितने लोग सुन रहे हैं, इस पर कितने लाइक्स और हिट्स मिलेंगे। मुझे सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि मैं जिस व्यक्ति के साथ बात कर रहा हूं वो मिजाज का है कि नहीं, उनपे सुनने का धैर्य है कि नहीं, वो मुझे बोलने का मौका दे रहा है कि नहीं, वो अपनी बातचीत में लोकतांत्रिक है कि नहीं। इसके अलावा कोई पैमाना नहीं। इस समझ के साथ यदि बातचीत की जाए, विमर्श किया जाए, तो मुझे लगता है कि न्यूज रूम से बाहर आने का सही लाभ हमें मिल पाए। नहीं तो फिर हम सोशल मीडिया में भी संख्या के खेल में फंसेंगे, और ये संख्या का खेल बौद्धिक स्तर पर आपको बर्बाद करेगा। विनीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे दर्शकों के बहुत सारे सवाल भी आए हैं, और मेरी तारीफ करने के लिए आपका शुक्रिया। मेरा चैनल पे लाखों सब्सक्राइबर नहीं है, लेकिन मुझे जो अच्छा लगता है वो मैं करता हूँ। मुझे लगता है कि अगर कम लोग भी हमारी बात सुन रहे हैं, लेकिन वो महत्वपूर्ण लोग हैं, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। मैं दर्शकों की प्रतिक्रिया लेना शुरू करूं, अगर आप कहें तो। आप हमारे जरूर जरूर जरूर, बिल्कुल। विनोद त्यागी जी हैं, वो लिख रहे हैं कि आज की वर्तमान परिस्थिति में मीडिया अपनी विश्वसनीयता खो चुका है। आज की सरकार काम से नहीं बल्कि विज्ञापनों के आधार पर चल रही है। सच और सच्चाई आम जनता से दूर रखी जा रही है। मीडिया लगता है अब चौथा स्तंभ नहीं बल्कि व्यवसाय बन चुकी है। सच बोलने और लिखने पर मीडिया को दबा दिया जाता है। ये विनोद त्यागी जी की राय है। अगर आप इस पे जी। विनोद जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब तो मैं मीडिया का चौथा स्तंभ और नागरिकों के पक्ष में, इन सारी शर्तों के साथ मैंने बहुत पहले मीडिया देखना छोड़ दिया। मैं अब इस शर्त पर देखता हूं कि मैं साबुन खरीद रहा हूं, उसका नुकसान ना हो, शैम्पू लगा रहा हूं, साइड इफेक्ट ना हो। जैसे हम एक उत्पाद खरीदते वक्त उत्पाद की तरफ से एक दावा होता है कि कोई साइड इफेक्ट नहीं है, उसी तरह से खबर को मैं देखता हूं कि इसके साइड इफेक्ट नहीं होने चाहिए। आप सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र नहीं होंगे, मैं जान रहा हूं कि आप कारोबार और धंधे में लिप्त लोग हैं, लेकिन इसके साइड इफेक्ट नहीं होने चाहिए। विनोद जी, सबसे खतरनाक पहलू यह है कि रोज जो खबरें न्यूज चैनलों पर दिखाए जा रहे हैं उसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है। और क्या है साइड इफेक्ट? हर दूसरी खबर फेक है। फेक न्यूज को लेकर कोई तरह का स्पष्टीकरण नहीं। हर दूसरे तीसरे कार्यक्रम नफरत में पूरे समाज को झोंक दे रहे हैं। नागरिकता का जो सवाल है, एक नागरिक होने के जो हक, अधिकार और उसकी जो
शर्तें हैं, वो सब पीछे चला गया। और जो कॉमन सेंस जिसको कहते हैं, जो कि लंबे अभ्यास के बीच हमारी एक तार्किक पूरी समझ के साथ विकसित होती है, रोज उसको वो डिमीन करते हैं। आप 1 घंटे टीवी चैनल के सामने बैठते हैं एक दर्शक के तौर पर, आप 1 घंटे बेइज्जत होते हैं। इसलिए बेइज्जत होते हैं कि वो आपको स्कूल की पढ़ाई को झूठ बताते हैं, वो आपके कॉलेज की पढ़ाई को झूठ बताते हैं, आप जिस विश्वविद्यालय में पढ़ना चाहते हैं उसे वो देशद्रोहियों का अड्डा बताते हैं। यानी कि आपके जो सपने हैं, आपके जो संवेदना है, आपकी जो समझ है और आपके जो तर्क हैं, इन सब के खिलाफ आपको खड़ा करते हैं और आपको बेइज्जत करते हैं। कौन सा दुकानदार, कौन सा ब्रांड अपने शॉप पर, शोरूम पर जाने पर अपने ग्राहक को बेइज्जत करता है, बताइए? और वो बेइज्जत करेगा, उसकी दुकान चलेगी? ये मीडिया की दुनिया अकेला ऐसा कारोबार है जो लगातार अपने ग्राहकों को, दर्शकों को, उपभोक्ताओं को बेइज्जत करता है और बताता है कि तुमको मजबूर करेंगे कि तुम पैसे भी दोगे और हम तुम्हारे खिलाफ खड़े होंगे। नागरिक ग्राहक बनकर पैसा देगा और नागरिक को दर्शक के तौर पर रोज बेइज्जत किया जाएगा और ऐसा माहौल पैदा किया जाएगा कि दर्शक बनकर, नागरिक बनकर आप इस भारतीय समाज में रह ही नहीं सकते। ऐसा कारोबार दुनिया में, विनोद जी, मैंने कहीं दूसरा नहीं देखा कि जहां अपने ही ग्राहकों को इतनी बुरी तरह से बेइज्जत करने का। प्रिय राज जी अपने प्रोग्राम की प्रशंसा कर रहे हैं, बहुत जाने माने कार्टूनिस्ट जी। मोनिका भट्ट भी हमारे कार्यक्रम की सराहना कर रही हैं। आपका भी मोनिका जी। शिवाजी मोहिते जी कह रहे हैं, क्या सचमुच मीडिया बिकाऊ है? यह लोकतंत्र के लिए कितना खतरनाक है। लोकतंत्र का तथाकथित चौथा स्तंभ कमजोर हुआ है। मीडिया बिकाऊ है या नहीं है, ये रूपक में, मेटाफर में मैं नहीं बात कर सकता, क्योंकि मीडिया बिकाऊ है बोलने के लिए मुझे सबकी बैलेंस शीट देखनी पड़ेगी, सब उसके व्यावसायिक प्रावधान देखने पड़ेंगे। लेकिन आपने जब ये सवाल किया है और प्रकाश जी की इजाजत हो तो मैं एक किताब की चर्चा करूंगा और उसकी 2-3 पंक्तियां भी शामिल करूंगा। जरूर कीजिए। शिवाजी मोहिता ने बात की है। देखिए, मेरे पास एक किताब है, मैं बहुत सारी किताबें लेकर आपके बातचीत के लिए बैठा था लेकिन मौका मिला नहीं, लेकिन एक किताब की मैं जरूर चर्चा करूंगा। ये किताब दी जेड फैक्टर, इस किताब को लिखा है सुभाष चंद्रा ने, जो कि जी न्यूज के सर्वे सर्वा हैं। किताब का शीर्षक है द जेड फैक्टर, माई जर्नी एज द रॉन्ग मैन एट द राइट टाइम। माई जर्नी एज द रॉन्ग मैन एट द राइट टाइम। मैं इसके 1-2 पंक्तियों को पढ़ देता हूँ, उसका हिंदी तर्जुमा आपके लिए कर दूंगा और आपको आप समझ जाएंगे कि मैं जो कह रहा हूँ ये खुद वो बात कह रहे थे, है ना। आई वॉज सेड, सुभाष चंद्रा चावल का कारोबार करते रहे हैं और बाहर के देशों में वो चावल को भेजते रहे हैं और उसमें भी उन्होंने गड़बड़ी की जिसका हवाला उन्होंने खुद दिया है। सुभाष चंद्रा चैनल खोलना चाहते थे और मैं अपने दर्शकों को ये सिर्फ बताऊं कि उस समय भारत सरकार का ये प्रावधान था कि कोई भी निजी चैनल जो है वो भारत के भूभाग से, भारत के क्षेत्र से अपलिंकिंग नहीं कर सकता, यानी अपने सामग्री का प्रसारण या उपग्रह पर भेजने का काम नहीं कर सकता। तो जो चैनल के कारोबार में आना चाहते थे वो दूसरे देशों में जाकर के उन्होंने वहां अपलिंकिंग की है। ये टेलीविजन के इतिहास के बारे में जब आप पढ़ेंगे, बाद में दूरदर्शन के जरिए ट्रांसपोंडर को किराए पर देने का काम हुआ, जिससे कि MTV हमारे यहाँ आया, जिससे कि CNN आया। वो लिखते हैं, I was sad also that I had to launch an Indian channel from Hong Kong। मैं इस बात को लेकर बहुत उदास था कि भारत के लिए जो चैनल मैं खोलने जा रहा हूँ उसे हांगकांग से शुरू करना पड़ेगा। टेक्निकली आई हैड लॉन्च एन इलीगल चैनल। तकनीकी तौर पर देखिए तो मैंने इलीगल यानी गैर कानूनी ढंग से ये काम किया है। हु इज राइटिंग दिस लाइन? The owner or the सर्वे सर्वा of G News, G Network has written the same line। मैं कुछ नहीं करता, आगे क्या कहना है? It was an illegal business, वह गैर कानूनी व्यवसाय था। As Indian laws did not allow what I was doing, भारतीय कानून इस बात की इजाजत नहीं देता जो मैं कर रहा था। कौन लिख रहा है? मैं नहीं कह रहा हूं। But that was the future, लेकिन मेरा यही भविष्य है। एक व्यक्ति चैनल शुरू करने के पहले खुद घोषित तौर पर कह रहा है, मुझे पता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो गैर कानूनी है, लेकिन मैं जानता हूँ कि यही मेरा भविष्य है। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है शिवाजी कि वो जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। मीडिया बिका हुआ है या नहीं बिका हुआ है,
ये सवाल मैं आप ही पर छोड़ देता हूँ। और लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है, मेरे पास समय नहीं है, इसका इस्तेमाल जो है व्यंग्य के तौर पर किया गया था। लंदन के कोर्ट के हवाले से आप पढ़ेंगे इतिहास में, तो व्यंग्य के तौर पर किया गया था कि आप तो ऐसा कर रहे हैं कि जैसे लोकतंत्र के आप चौथे स्तंभ हैं। तो जो व्यंग्य के तौर पर इस्तेमाल किया गया, पता नहीं भारतीय पत्रकारिता में कहाँ मत्थे पड़ गया, इसको उसी रूप में लोग स्वीकार करते हैं। जनाब, ये सटायर था कि आप तो ऐसे बात कर रहे हैं कि जैसे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ आप हो रहे हैं। मानिए उसी तरह से है कि किसी को आप व्यंग्य में कहते हैं कि तुम तो ऐसे एटीट्यूड दिखा रहे जैसे शाहरुख खान हो रहे हैं, और वो व्यक्ति अपने को शाहरुख खान मानकर घूमता फिर जा रहा है। तो व्यंग्य में किया गया मेटाफर का इस्तेमाल भारतीय पत्रकारिता के मत्थे ऐसा पड़ गया है कि हमारे दर्शक, हमारे श्रोता इसमें सच में चौथा स्तंभ मान लेते हैं, जबकि जनाब ऐसा कुछ था नहीं। ये जरूर है कि भारतीय पत्रकारिता का एक स्वर्णिम अतीत इतिहास रहा है, क्योंकि इसने देश को, औपनिवेशिक भारत को आज़ाद भारत बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है। लेकिन ऐसी दर्जनों किताबें हैं, और बड़ी मजेदार बात यह है कि शेखी में इन्हीं लोगों ने लिखी है जिन लोगों ने चैनल शुरू किया है, जो इन धंधे में, कारोबार में लगे, उन्होंने लिखा है। मैंने तो कुछ लिखा ही नहीं, मैंने तो एक ही किताब लिखी है, मंडी में मैं। राकेश अचल जी बहुत हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी हैं, वो सवाल कर रहे हैं, हमारा मीडिया विश्वसनीयता की पूंजी खो चुका है, उनका ये कहना है। आप इत्तेफाक हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं राकेश जी। देखिए, कारोबार और व्यवसाय तो शुरू से रहा है। दूरदर्शन के जमाने में भी ऐसा नहीं है कि उसमें व्यावसायिकता का पक्ष नहीं हुआ करता था। हम लोग के बीच जो पहला सोप ओपेरा टीवी सीरियल आया था, हम लोग, जिसको मनोहर श्याम जोशी ने तैयार किया, वहाँ भी पहला प्रायोजित कार्यक्रम था। और आप सब जानते हैं कि हम लोग को लोग भले भूल गए होंगे, लेकिन 2 मिनट के मैगी नूडल्स को लोगों ने नहीं भूला है। तो वहाँ भी व्यावसायिकता थी, लेकिन वहाँ एक संवेदनशीलता का पक्ष था। वहाँ ये बात थी कि भाई ये भारत के नागरिकों को, दर्शकों को दिखाने का काम हो रहा है। आप शुरू से दूरदर्शन और आकाशवाणी के इतिहास को खंगालेंगे, शुरू से उसमें एक व्यावसायिकता का पक्ष रहा है। जब जब दूरदर्शन व्यावसायिक हित या लाभ उठाने में असफल रहा है, तब तब उसने ये कह दिया कि भाई हमारा तो काम सामाजिक सरोकार है। लेकिन इस तरह से बेपर्द, बेशर्म और लोकतंत्र के खलनायक की भूमिका में मीडिया नहीं रहा है। ये हमारे पूरी बौद्धिक पूंजी जो है, जो बौद्धिक पूंजी हम स्कूल कॉलेजों में सालों साल जाकर अर्जित करते हैं, ये उस पर डेंट मारता है और रोज अपमानित करता है। इसलिए विश्वसनीयता नहीं, मैं उससे आगे की बात कर रहा हूँ, ये खलनायक की भूमिका। राकेश जी ने ही आगे लिखा कि जब पत्रकार राजनेताओं की गाथाएं लिखेंगे तो वे सत्ता प्रतिष्ठान के खिलाफ कैसे बोलेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो कैसे खिलाफ बोलेंगे, और ये बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब वो सत्ता प्रतिष्ठान के विरुद्ध लिखेंगे, तो 1 करोड़ की गाड़ी, 3 करोड़ की कोठी, कई सारे घर, कई सारे फ्लैट, विदेशों की यात्रा कैसे कर पाएंगे? आप सवाल जिस धरातल जमीन से खड़े होकर कर रहे हैं राकेश जी, उनके लिए वो धरातल नहीं है। उनके सवाल दूसरे हैं, उनकी आकांक्षाएं दूसरी है, इसलिए उनकी रणनीति भी दूसरी है। ये बहुत अच्छी बात आप कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए सवाल विश्वसनीयता का नहीं है, उसके लिए सवाल अर्जित करने का, और वो अर्जित किए जाने में मेटेरियलिस्टिक यानी भौतिक संपदा और संसाधन मायने रखते हैं। ममता मल्हार पूछ रही हैं, क्या टीवी न्यूज चैनलों पर आज के दौर में वाकई न्यूज होती है? और फिर उनका अगला सवाल है कि टीवी चैनल के पत्रकार अहम ब्रह्मास्मि के मोड में क्यों आ गए? टीवी चैनलों पर खबर होती है, इस बात से मैं बड़बोलेपन के साथ नहीं कहूँगा कि खबर नहीं होती है, खबर होती है। हम जैसे दर्शकों को क्रॉस मीडिया ऑनरशिप का फॉर्मूला अपनाना पड़ता है। जैसा कि हमने अपनी बातचीत में ही कहा कि एक अपना पक्ष रखता है, दूसरा अपना पक्ष रखता है। हमारा काम बढ़ गया दर्शक के तौर पर। अब हमारा काम सिर्फ दूरदर्शन देख के नहीं चलेगा, हमें एक ही साथ कई चैनल देखने पड़ते हैं, कई अखबार पढ़ने पड़ते हैं, यानी क्रॉस रीडरशिप और व्यूअरशिप का फॉर्मूला अपनाना पड़ता है। और तब हमें जाकर एक नतीजे पर पहुंचते हैं जहाँ कुछ बातें सबों के लिए जहाँ समान रूप से होती। इसलिए मैं यदि ये कह दूं कि चैनलों पर खबर नहीं होती तो गलत बात होगी, क्योंकि हमें भी जानकारी उन्हीं चैनलों से मिलती है। हाँ, हमारा काम बढ़ गया है कि हम कई चैनल खंगालने पड़ते हैं और तब जाकर अपनी समझ बेहतर करनी पड़ती है।
दूसरी चीज ये कि टीवी चैनल पत्रकार अहम ब्रह्मास्मि के मोड में इसलिए आ गए हैं क्योंकि वो सेलेबहुड जैसे जैसे सीने स्टार जैसे अलग अलग क्षेत्र में स्टारडम जो है वो अपने को स्टार समझते हैं, वो अपने को पत्रकार नहीं समझते। उनकी प्राथमिकता में वार्डरोब है, उनकी प्राथमिकता में लाइफ स्टाइल है, उनकी प्राथमिकता में मुद्दे नहीं। इसलिए यदि कोई अपने को अहम ब्रह्मास्मि कह रहा है, इसका मतलब ये है कि या तो व्यक्ति वो आत्ममुग्ध है या अपने बचपन की दमित इच्छाओं को पूरा न करने के लिए वो न्यूज रूम चला गया है। मसलन ये कि हम में से बहुत सारे लोग अजय देवगन को देखकर, अक्षय कुमार को देखकर, शाहरुख को देखकर उस तरह होना चाहते होंगे, हम भी माधुरी दीक्षित की तरह होना चाहते होंगे, नहीं हो पाए, न्यूज रूम में आ गए। और जिस भारतीय समाज में ममता जी हम जीते हैं, ये अभी भी सामंतवाद तो चला गया, फ्यूडलिज्म तो चला गया, लेकिन उसके रेशे इतने गहरे हैं हमारे भीतर कि हम या तो उसे पत्रकारिता में जाकर पूरी करना चाहते हैं, कई बार हम दूसरे बड़े सेवाओं में जाकर पूरी करना चाहते हैं। और पत्रकारिता इस चपेट में इसलिए आता है कि इसे बहुत सारे लोगों ने जो अपने को अहम ब्रह्मास्मि की मुद्रा में रखते हैं, वो अपने सप्रेस डिजायर को, दमित इच्छाओं को पूरा करने का एक ठिकाना मानकर चलते हैं। इसीलिए अपने आगे वो किसी और को कुछ नहीं समझते। कटघरे में दिखाई तो देता है, सवाल कटघरे में नहीं है, सवाल तो ये है कि कटघरे को ही तोड़कर ऐसा सपाट कर दिया गया है कि वो कटघरा भी नहीं बचा जहां आप किसी को खड़े कर सकते। आगे वो लिखती हैं कि कुछ सैकड़ा पत्रकारों के कारण पूरा मीडिया कटघरे में दिखाई देता है। सुनील जी हमें लिख रहे हैं, जय हो, बहुत शुक्रिया। मोनिका भट्ट का सवाल है, पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान जो पढ़ाया जाता है उसमें और व्यवहारिक रूप में बहुत अंतर है। वर्तमान में मीडिया की निष्पक्षता पर सवाल जो उठते हैं, कहीं ना कहीं उसमें कुछ सच होता है। पहले के मीडिया और आज की मीडिया में इतना अंतर क्यों? आखिर क्या वजह है मीडिया का स्वरूप बदला? मैं स्वयं पिछले कई साल से मीडिया से जुड़ी हूँ और प्रैक्टिकल फील्ड में, और जो पढ़ाया गया उसमें साफ अंतर दिखता है। आखिर इसकी वजह क्या है? मोनिका जी पूछते हैं कि जो पढ़ाया जाता है वो अलग होता है और फील्ड में अलग होता है, ऐसा? हाँ, मैं समझ रहा हूँ। क्लासरूम और न्यूज रूम की दुनिया दो अलग अलग दुनिया है, और इसीलिए हमारे क्लासरूम में जो छात्र पूरे देश में पढ़ रहे हैं अलग अलग संस्थानों में, वो बहुत जल्दी क्लासरूम की पढ़ाई से असंतुष्ट हो जाते हैं जब वो न्यूज रूम में जाते हैं। वो ऐसा इसलिए है, मोनिका जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो ऐसा इसलिए है कि देखिए क्लासरूम में या किसी भी लैब में और किसी भी विषय में जो पढ़ाया जाता है वो उसकी आदर्श स्थिति पढ़ाई जाती है, उसके आदर्श की बात होती है। जब आप फिजिक्स की क्लास में होंगे, केमिस्ट्री की क्लास में होंगे, और जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो प्रैक्टिकल में आप रासायनिक प्रतिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। उसमें कोई ऐसा तो नहीं पढ़ेगा कि और कोई बच्चा छत से, मुंडेर से पत्थर मार दिया तब क्या होगा, ऐसे नहीं पढ़ाया जाता। बदमाशियां नहीं पढ़ाई जाती ना क्लासरूम में। पत्रकारिता, मैंने न्यूज रूम और क्लासरूम में जो अंतर दिखाई दे रहा है वो इसलिए कि न्यूज रूम की पढ़ाई क्लासरूम की पढ़ाई न्यूज रूम में जाकर बदमाशियों में बदल जाती है। और वो बदमाशियां ये है कि आप जिस बात के लिए पत्रकारिता करके आए हैं उसकी प्राथमिकता बदल गई। किस क्लासरूम में, पत्रकारिता की क्लासरूम में खुलेआम तौर पर पढ़ाया जाता है एक चैप्टर ऐसा हो, माल बनाओ, पैसे बनाओ। किस क्लासरूम में बताया जाता है जो बहुत लिखने वाला है, जो बहुत गंभीर बातें करता है, उसका मजाक बनाओ, उसको कहो ज्ञानी है, ज्ञान मत दो। हर न्यूज रूम के हर 10-15 मिनट में जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला शब्द है, ज्ञान मत दो यार, गूगल करके बता दो। इतना ज्ञान कौन सुनता है? इतने डिटेल में जाने की क्या जरूरत है? तो न्यूज रूम में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोगों का मजाक बनाया जाता है, सबसे ज्यादा उनका उपहास उड़ाया जाता है जो तथ्यों पर बात करते हैं। और उसके बाद ये कहा जाता है, अपने दौर में हर एक व्यक्ति थे, जैसे मैं आज तक में इंटर्नशिप कर रहा था और उस समय पुण्य प्रसून वाजपेयी थे, तो हमें यही कहा, तुम भी पुन्नू बाबा ही बनोगे। माने उसी चैनल के, उसी प्राइम टाइम के एक एंकर को, जो स्टार एंकर उस समय को करते थे, और हमारा मजाक बनाना होता तो कहते कि तुम बस मैंने वही बनना है, वो तो एक ही बनेंगे। तो इसलिए जब हम ज्ञान की दुनिया का, विमर्श की दुनिया का, लिखने पढ़ने का मजाक बनाएंगे, उस पर एतबार या यकीन नहीं करेंगे, तो न्यूज रूम की दुनिया कैसी होगी?
ये कहते हुए मुझे बहुत अफसोस होता है, लेकिन ये कड़वा सच है और प्रकाश जी भी इस पर अपनी बात रखेंगे कभी जरूर, कि मेरा अपना पिछले 15-16 साल का जो अवलोकन है, ऑब्जर्वेशन है, वो ये कि बड़ी संख्या में न्यूज रूम में वो लोग जा रहे हैं जो क्लासरूम में लापरवाह रहे, और वो लापरवाह होने के साथ साथ एक तर्क के साथ लापरवाह रहे हैं कि क्लासरूम में तो बोरिंग बातें होती, प्रैक्टिकल होता है नहीं, व्यवहारिक ज्ञान होता नहीं। अब सब के सब यूजीसी दे रहे हैं, कहीं ना कहीं पत्राचार से एमए कर रहे हैं, और सब जान रहे हैं कि न्यूज रूम की जो रौनक है धीरे धीरे खत्म हो रही है, वो वापस क्लासरूम में आएंगे। मोनिका जी, मैं आप ही से सवाल करता हूँ, तो क्या पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे और क्या बातें करेंगे जिस व्यक्ति का ज्ञान, तर्क, विवेक, विमर्श पर ही एतबार ना हो, वो कैसी दुनिया पढ़ने लिखने की बनाएगा और पत्रकारिता की दुनिया कैसी बनाएगा? विनोद त्यागी जी सवाल कर रहे हैं, जो निर्भीक पत्रकार सच लिखते हैं उन्हें जिम्मेदार लोगों के दबाव में नौकरी से हटा दिया जाता है। अभी आपने पुण्य प्रसून जी की बात की थी, तो उन्होंने कहा है, कहाँ है पुण्य प्रसून वाजपेयी और अभिसार शर्मा? इस पर मैं विनोद जी थोड़ी सी टिप्पणी कर दूं। देखिए, किसी को चैनल से या किसी मीडिया संस्थान से हटाया जाता है या रखा जाता है, उसके पीछे मैं इतना बड़ा शहीद किसी को बनाने की मुद्रा में हूँ, है ना। उनके व्यावसायिक हित और अहित के टकराव भी होते हैं। आपको बहुत सारे यूट्यूबर अभी जो दिख रहे हैं बिल्कुल एकदम निर्भीक पत्रकार के तौर पर, मंजर बदलेगा वो वापस न्यूज रूम में जा सकते हैं, और इसके संकेत वो बीच बीच में देते रहते हैं। मैंने पुण्य प्रसून जी का एक बस उदाहरण दिया, लेकिन आज पुण्य प्रसून जी जिस चैनल की आलोचना करते हैं और जिस उस चैनल से जुड़े एंकर की आलोचना करते हैं, ये बहुत अफसोस की बात है कि पुण्य प्रसून वाजपेयी ही वो व्यक्ति थे कि उस एंकर के जेल जाने के दिन लिखा था कि आज भारत के लिए आपातकाल है। आप बताइए, किसी गड़बड़ी करने की स्थिति में किसी चैनल का एंकर यदि जेल जाता है, देश में आपातकाल आ गया। हमने शब्दों को कितना सीमित कर दिया है, रिड्यूस कर दिया है। अच्छा लगता है पुण्य प्रसून जी जो बोल रहे हैं, अभिसार जो बोल रहे हैं, इन सबको देखना सुनना अच्छा लगता है, लेकिन इतना ज्यादा हाइपरबोलिक ढंग से, अतिशयोक्ति ढंग से मैं किसी भी पत्रकार और मीडिया कर्मी को नहीं देखता। शायद मैं गणेश शंकर विद्यार्थी के दौर में पैदा होता तो उनको भी नहीं देखता, जबकि बड़ी इज्जत करता हूँ। माथुर साहब के लिए बड़ी इज्जत है मेरे मन में, एसपी सिंह के लिए बड़ी इज्जत है, लेकिन यदि मैं व्यावसायिक पक्ष को भी जान रहा होता जैसे आज मैं जान रहा हूं, तो हो सकता है मेरी धारणा कुछ और होती। इसलिए किसी को हटाया जाता है, किसी को लाया जाता है, उसके पीछे सिर्फ पत्रकारिता नहीं होती है, बल्कि व्यावसायिक हित और अहित होते हैं। एबीपी न्यूज से जिस तरह पुण्य प्रसून वाजपेयी की विदाई हुई, उसमें व्यावसायिक हितों का टकराव भी रहा, क्योंकि चैनल को अपना रातों रात मोड बदलना था, और आप जो आज मोड देख रहे हैं वो मोड उस वक्त नहीं था। इसीलिए पत्रकारिता कर रहे हैं, पेशेवर अंदाज में कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे आगे किसी तरह के रूपक इस्तेमाल करने की स्थिति में मैं नहीं। किशन लाल सोमानी जी कह रहे हैं कि जब एक आम आदमी को यह भरोसा रहता है कि जो न्यूज देख रहा है सच ही है, पर ये जो बहस हो रही है और जो सत्य असत्य का भेद देखते ही उसको कैसे क्रेडिटेबल बनाया जाए, और तो दर्शकों का क्या रोल है, मुझे कुछ। किशन लाल जी, मैंने अपनी बातचीत में पहले भी कहा कि आज के दौर में हम दर्शकों के लिए जिम्मेदारी बढ़ गई है। मैं देखता हूं कि सोशल मीडिया पर जो सहमति में और विरोध में भी जो चैनलों और एंकरों के लिए लिखते हैं, वो क्लिप के आधार पर लिखते हैं। टीवी देखना, अखबार पढ़ना बहुत श्रम साध्य कार्य है, तो शरीर भी उसमें लगता है, समय और मन के साथ साथ। तो पहली बात तो ये कि जब आप टीवी पर बात कर रहे हैं, किसी कार्यक्रम पर बात करें, तो 1.5 मिनट 1 मिनट के क्लिप पर बात ना करें। दूसरी चीज ये कि इन्फ्लुएंसर के प्रभाव में आकर आप ना बोलें कि फला जी ने कह दिया है तो सही होगा, शेयर कर देते हैं इसे और उसी तरह की राय बनाते हैं, नहीं। और तीसरी बात ये कि क्रॉस मीडिया ओनर्स, क्रॉस व्यूअरशिप, क्रॉस रीडरशिप का एक आदत डालें। माने 1-2 चैनल देखने के बजाय परस्पर एक दूसरे से अलग देखें। अब मुझसे आप पूछेंगे, और जिस तरह से मैं लिखता पढ़ता हूं, मुझे एनडीटीवी, अल जजीरा देखना चाहिए, सीएनएन देखना चाहिए, बीबीसी वर्ल्ड देखना चाहिए, नहीं, लेकिन मैं इंडिया टीवी भी देखता हूँ, जी न्यूज भी देखता हूँ, रिपब्लिक भी देखता हूँ। और लोग मेरी मेरी हरकत पर दाद देते हैं कि तुम्हारी सहनशीलता को नमन है, दूर से व्यंग करते हैं।
लेकिन क्या मेरे पास ये सुविधा है कि मैं बिना इंडिया टीवी देखे उस पर बात कर दूं? नहीं कर सकता। तो आप पूछ रहे हैं दर्शक क्या करे? दर्शक दर्शक होने की ईमानदारी निभाए। इंडिया टीवी पर बात कर रहे हैं, इंडिया टीवी देखिए। जी न्यूज पर बात कर रहे हैं, जी न्यूज पर देखिए। और आपको लगातार ये चैनल हमारे लोकतंत्र के खिलाफ नजर आ रहा है, तो आप उस मोर्चे पर खड़े होकर बात कीजिए जिस मोर्चे पर उसके व्यावसायिक हितों पर असर पड़ता है। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तब तक ये तो पूरा गप का गप रह जाएगा। और बिना देखे तो चैनल अखबार पर बात ही मत कीजिए, पूरा देखिए, समय लगाइए। ऐसा यदि आप करेंगे तो आप बहुत सारे पेंचों को समझ पाए, बहुत सारे पेंच जो है वो समझ पाएंगे। और किसी भी चैनल, अखबार, रेडियो, टीवी का प्रवक्ता बनने की भूमिका में बात नहीं करनी चाहिए। मैं किसी चैनल, अखबार का कोई स्पोक्स पर्सन तो हूं नहीं। दर्शक स्पोक्स पर्सन नहीं हो सकता। दर्शक पसंद और नापसंद जाहिर करता है, और पसंद और नापसंद जाहिर करना स्पोक्स पर्सन होना नहीं है। अनुराग चतुर्वेदी जी बहुत हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी हैं, धर्मयुग में हमारे वरिष्ठ है। वो कह रहे राजदीप को चैनल ने सजा दी पर अंजना को कभी सजा नहीं मिली। एक कमेंट उनका है कि राजदीप ने जो किया था जी जी, उनको मुझे चला। याद है वो। हाँ जी, कुछ कहना इस चाहेंगे आप इस? हाँ, जी मैं अनुराग जी की इस बात पर ये कहना चाहूँगा, सर आप मुझसे बहुत बड़े सीनियर हैं, लेकिन मैं चीज़ों को इतने शॉर्ट स्पैन में नहीं देखता हूँ। मैं चीज़ों को थोड़े और लंबे समयावधि में देखता हूँ, और 15 दिन, 20 दिन, 2 महीने, 1 महीने से चीज़ें तय होती है, ज़रूरी नहीं है। मैं लोगों से पूछूं कि आज से 10 साल पहले आप आज तक पर किन-किन को देखा करते थे? हो सकता है वो सोनिया सिंह का नाम ना बताएं, हो सकता है वो रितुल जोशी का नाम ना बताएं, हो सकता है वो नेहा बाथम का नाम, बहुत सारे लोगों का नाम नहीं बता पाए। और इसकी वजह ये है कि चीज़ें टेलीविज़न की दुनिया में इतनी जल्दी इर्रेलेवेंट हो जाती है, अप्रासंगिक हो जाती है, कि वो हमारी बातचीत से हट जाता है। यदि राजदीप को सजा दी गई है और अंजना को सजा नहीं दी गई है, उनके अंदर खाने में क्या चल रहा है ये हम नहीं जानते। अभी अंजना को सजा देने का मतलब ब्रांड इमेज उस चैनल की कितनी खराब होगी ये हम नहीं जानते। और सबसे मजेदार बात ये है, जिस प्रसंगों को शामिल करते हुए अमेरिका प्रवास को लेकर आप बात कर रहे हैं, प्रकाश जी तो जानते होंगे, जिसे हम लाइव कहते हैं उसमें भी 10 सेकंड का फासला होता है, लाइव जाने में भी 10 सेकंड का फासला होता है, 15 सेकंड फासला होता है। कुल मिला के इतना फासला तो होता है, उसको रोका भी चाहे तो रोका भी जा सके। देखते हैं आप अचानक से अब्रप्टली काट दिया जाता है। हम जानते हैं कि उस चैनल के भीतर की अंदरूनी राजनीति क्या है, नहीं जानते। कब वो ऑफ एयर किए जाएंगे हम नहीं जानते। इसलिए इतने सपाट ढंग से तो मैं नहीं सोच पाता, और ना मैं वक्तव्य दे सकता हूँ कि उनको सजा मिली और इनको सजा नहीं मिली, इसके पीछे की बात क्या होगी। आज की तारीख में दर्शक उन्हें देख रहे हैं, आज की तारीख में उनकी व्यूअरशिप आ रही है, तो चैनल के व्यावसायिक हितों के हिसाब से सूट कर रहा है, चल रहे हैं, जिस दिन नहीं चलेंगे। आज तक के को तो मैं जितना जानता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि आज तक एसपी सिंह के बाद कभी भी अपने मीडिया कर्मी को हीरो नहीं बना। उसके लिए वो चैनल और ब्रांड सबसे, जिस दिन लगेगा कि चैनल से ऊपर कोई जा रहा है तो वो चैनल उसे संतुलित कर। मुझे लगता है काफी सारी बातें लोगों ने कर ली है। जी बहुत सारी सवाल अभी भी हैं। नीरज कुमार सिन्हा पूछ रहे हैं कि टीवी चैनल से बेहतर सोशल मीडिया हो चुका है। विनीत जी ने सच कहा, आपको धन्यवाद भी दे रहे हैं। राकेश अचल जी कह रहे हैं कि मेलोड्रामा से मुक्ति की राह बताइए। फिर हमारा लगभग 70 मिनट हमें होने को आए हैं। एक और चुनौती हमारे सामने है। सत्ता प्रतिष्ठान से टकराए बिना क्या ईमानदारी से पत्रकारिता मुमकिन है, राकेश अचल जी पूछ रहे हैं। और प्रिय राज जी फिर आए हैं, वो पूछ रहे हैं रवीश कुमार जब टीवी नहीं देखने की बात करते हैं तो यह नहीं कहते कि एनडीटीवी मत देखो, उनका कहना यह होता है कि बाकी चैनल मत देखो। विनोद त्यागी जी मेरी सराहना कर रहे हैं। विनोद जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आपको मेरा ये कार्यक्रम पसंद आया। नीरज कुमार सिन्हा कह रहे हैं मेलोड्रामा अनपढ़
लोगों के लिए होता है, उनको मजा आता है, ऐसा उनका कहना है। ममता मल्हार फिर से आई हैं और ममता मल्हार कह रही हैं कि टीवी से मोह भंग सोशल मीडिया से ज्यादा जुड़ा हुआ है, जिम्मेदार कौन? जनता में वैमनस्य फैलाने का टूल क्यों बनते जा रहे हैं ये टीवी चैनल? ये ममता का कहना है। और ये भी कहना है कि जनता में वैमनस्य फैलाने का टूल क्यों बनते जा रहे हैं न्यूज चैनल। ये भी एक दिलचस्प बात उन्होंने कही है। हमें बहुत सारे कमेंट्स मिले हैं और हमारे कार्यक्रम को 70 मिनट हो गए हैं। कुछ तकनीकी दिक्कत भी आ रही है। अब मुझे लगता है कि हमें इस कार्यक्रम को विराम देना होगा, लेकिन उसके पहले मैं सभी साथियों का, अपने पाठकों का, दर्शकों का नाम लेना चाहता हूं, जिनको धन्यवाद देना चाहता हूं। जेडी मुन्ना साहब ने हमारे कार्यक्रम की सराहना की है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। ममता मल्हार ने वही लिखा कि कुछ सैकड़ा पत्रकारों के कारण पूरा मीडिया कटघरे में है। क्या पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से पत्रकारों के एजेंडे चल रहे हैं, पर जो किसी की तरफ नहीं उसको नकारने का दौर आ गया है। प्रिय राज जी कह रहे हैं कि यह सब बात अगर हमको पता है तो क्या मीडिया संस्थानों में काम करने वाले लोगों को क्यों नहीं पता। शिवाजी मोहित कह रहे हैं कि मैंने भी तथाकथित मीडिया कहा है। विनीत जी की बात से इत्तेफाक रखते हैं। राकेश अचल जी कह रहे हैं आभार, सब सच बात कहने का। अनूप सेठी जी भी हमसे जुड़े हैं। अजय ब्रह्मात्म जी हमसे जुड़े हैं और धन्यवाद दे रहे हैं हम दोनों को। पत्रकारों में एकता क्यों नहीं है, ममता पूछ रही हैं। प्रिय राज जी धन्यवाद दे रहे हैं। और अभी कुछ तकनीकी दिक्कत मुझे लगता है कि दूसरे एंड से आई हुई है, तो विनीत जी हमसे कट गए हैं। लेकिन मित्रों 1 घंटा 12 मिनट हमारे इस कार्यक्रम को हो चुके हैं और मैं आप सबका आभारी हूं कि आप इस कार्यक्रम से जुड़े। ये कार्यक्रम कोई इंटरटेनमेंट का कार्यक्रम तो नहीं था, लेकिन फिर भी आपने हमें उत्साह दिखाया, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विनीत जी जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं 1-2 मिनट और आपसे बात करना चाहूंगा। अगर उनसे वो जुड़ पाते हैं तो बहुत ही अच्छा है, हम आगे उनकी बात लेंगे। या फिर मैं यहीं से उन्हें धन्यवाद अदा करता हूं मेरी तरफ से कि विनीत जी हमारे एक छोटे से आग्रह पर हमसे जुड़े और उन्होंने अपनी बातें बहुत विस्तार से कही। विनीत कुमार एक ऐसे शख्स हैं जो मीडिया पर लगातार शोध करते रहे हैं, लिखते रहे हैं। उनके कॉलम चलते हैं, वो ब्लॉग भी लिखते हैं और उनका बैचलर्स किचन एक ऐसा ब्लॉग है जो बहुत चलता है। अगर आप हैशटैग लगाकर बैचलर्स किचन सर्च करेंगे तो आपको उनके बारे में बहुत कुछ जानकारी, उनके पोर्टल के बारे में, उनके तमाम चीजों के बारे में जानकारी मिल जाएगी। मित्रों लगभग 1.25 घंटा होने आया है और विनीत जी जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जुड़ नहीं पा रहे हैं, कुछ तकनीकी दिक्कत है। लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस कार्यक्रम में जुड़े और मुझसे बातचीत की। एक बार फिर अगर मैं धन्यवाद विनीत जी को नहीं दूंगा तो ये गलत होगा। विनीत जी बहुत बहुत धन्यवाद और आप हमसे जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया। इस कार्यक्रम में आपने 1.25 घंटा हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों इस कार्यक्रम को मैं यही विराम देना चाहता हूं। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।